ठीक है। और अभी क्या है, मैं शांत बैठना है ना, अभी 4 नए बच्चे आए हैं, अभी फीस नहीं आई है, तब तक शांत बैठना है। नहीं तो आपसे फीस ली जाएगी, फिर जो शोर करेगा उससे तभी तो नाम तो अमन अशांति फैला के चला गया ना। देखो कल वाली क्लास में अपना क्या चल रहा था, एंडोसाइटोसिस। रमेश पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना, नहीं तो आगे बिठा दूंगा फिर। तो दीप का कल वाली क्लास में चल रहा था अपना एंडोसाइटोसिस, है ना। एंडोसाइटोसिस में आपको बताया था क्या, 2 टर्म आते हैं, एक तो आता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा आता है पिनोसाइटोसिस। तो सबसे पहले प्रतीक्षा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी एंडोसाइटोसिस की? अपने पास में इतने सारे चैनल थे और कैरियर प्रोटीन थी, ट्रांसपोर्टर थे, उनके होते हुए भी तो दिक्कत क्या आ रही थी वहाँ पे, वो स्मॉल मॉलिक्यूल का ही, माइक्रो मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे। लेकिन हमें लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर इंटेक करना हो या सेल से बाहर भेजना हो, तो उसके लिए हमें फिर किसकी ज़रूरत पड़ी, एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की। तो एंडोसाइटोसिस में आपको एक तो फैगोसाइटोसिस बताया, एक पिनोसाइटोसिस बताया। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल को इंटेक करेंगे या लिक्विड पार्टिकल को, सॉलिड को, और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल को। फिर आपको बताया था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें इम्पोर्टेंट था आपका क्लैथरिन कॉटेड वेसाइकल्स। तो सीक्वेंस याद है आपको थोड़ा बहुत? तो उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि एक रिसेप्टर होगा और उसके लिए एक लिगेंड होगा, मतलब जिसको भी सेल के अंदर इनटेक करना होगा वो तो होगा लिगेंड, और बाइंड करेगा किसके ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर। जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो इंटरनलाइजेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी स्टार्ट। उसके बाद में कौन सी प्रोटीन आएगी, अडेप्टर प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सी अडेप्टर प्रोटीन बनी है, AP2, और AP2 किसको रिक्रूट करके जाएगी, क्लैथरिन प्रोटीन को, है ना। और क्लैथरिन प्रोटीन की जैसे ही कोटिंग हो जाती है उसके बाद में अब उस वेसाइकल को हमें अलग करना होता है, पिंच ऑफ करना होता है। कौन आएगा उसके लिए, डायनामिन आएगा। डायनामिन किसका यूटिलाइज करती है, GTP का हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद में वेसाइकल हो जाएगी वहाँ से अलग। अब अलग करने के बाद में जो भी हमने उसके ऊपर कोटिंग की थी वो तो एक स्पेसिफिसिटी देने के लिए की थी, वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, अब रिमूव करना पड़ेगा, पील ऑफ करना पड़ेगा। तो पील ऑफ करने के लिए कौन आता है, HSP70। HSP70 के पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, ATPase, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में होती है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आएगा, ऑक्जिलिन आएगा। ऑक्जिलिन उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट करके पील ऑफ करवा देगा। उसके बाद में अब ये बन गया प्राइमरी एंडोसोम। तो प्राइमरी एंडोसोम जो है किसके साथ में फ्यूज होता है, लाइसोसोम के साथ में। लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होने के बाद में अब उसमें से 2 वेसाइकल बनती हैं। एक को तो हम बोल देते हैं लेट एंडोसोम और एक को बोल देते हैं रिसाइकल एंडोसोम। तो लेट एंडोसोम में तो अपना डाइजेस्टिव पार्ट है या जो भी सेल के काम आएगा, और रिसाइकल एंडोसोम में बेस्ट मटेरियल है जो अब सेल के काम का नहीं है, तो अब क्या करेंगे, उसको वापस से बाहर भेज देंगे ना रिसाइकल करने के लिए। अगर वो कोई रिसेप्टर है तब तो मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड हो जाएगा, और बाकी रेजिडुअल बॉडी है तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर कर दी जाएगी। तो इसमें फिर आपको एक, ये तो एक कॉमन एग्जांपल था ना, कॉमन वो है। उसके बाद में एक स्पेशल एग्जांपल बताया था LDL रिसेप्टर का। और LDL किसको बोला था, कोलेस्ट्रॉल को, है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL के केस में सेम टू सेम यही प्रोसेस हुई, लेकिन इसमें जो रिसेप्टर था वो डिग्रेड हुआ या रिसाइकिल हुआ, रिसेप्टर तो रिसाइकिल होता है और लिगेंड डिग्रेड हो जाता है। फिर आपका दूसरा था आयरन इनटेक। तो आयरन को इनटेक करने के लिए सबसे पहले हमने देखा था एक तो मिलता है रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर, रिसेप्टर का नाम क्या था, फेरोट्रांसफेरिन रिसेप्टर। और एक होती है कैरियर प्रोटीन जो कि आयरन के साथ में बाइंड कर सकती है, तो नाम क्या था उसका, ट्रांसफेरिन। जब ये आयरन के साथ में बाइंड नहीं होगी तब तो नाम क्या होगा इसका, एपोट्रांसफेरिन। और जब आयरन के साथ में बाइंड होगी तो फेरोट्रांसफेरिन। तो आयरन की कौन सी फॉर्म के साथ में बाइंड करती है ये, +3 वाली फॉर्म के साथ में। और रिसेप्टर के साथ में एपोट्रांसफेरिन बाइंड कर सकता है या फेरोट्रांसफेरिन, ओनली फेरोट्रांसफेरिन की ही एफिनिटी होती है जब उसके साथ में आयरन बाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जो भी खाना पीना खाते हैं, आपको पता है जो भी हम पालक वालक की सब्जी खाते हैं उसमें आयरन होता है ना, तो वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड से जाएगा फिर टिश्यू के पास में, टिश्यू से जाता है ECF में, और ECF से फिर जाता है कहाँ पे, सेल के पास में। अब आपको पता है कि जो आयरन है, आयरन के ऊपर होता है +3 चार्ज, तो क्या डायरेक्ट सेल के अंदर क्रॉस करके जा सकता है वो, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस
नहीं कर सकता, तो उसको ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन की नीड होगी। तो आयरन डायरेक्ट नहीं जा पा रहा है ना, उसके लिए हमने क्या रखा है, एंडोसाइटोसिस वाली प्रोसेस को रखा है। तो आयरन को बाइंड कराने के लिए प्रोटीन मिलती है सेल के पास में, ट्रांसफेरिन। तो सेल क्या करती है, उस ट्रांसफेरिन प्रोटीन को ECF में भेज देती है, और ECF में जाके किससे बाइंड करेगी प्रोटीन, वो आयरन से। और आयरन से बाइंड करने के बाद में उस आयरन को पकड़ के लाएगी कहाँ पे, रिसेप्टर के पास में। और रिसेप्टर के साथ में जैसे ही फेरो ट्रांसफेरेंट बाइंड होगा तो क्या होगा, वही इंटरनलाइजेशन होगा, अडेप्टर प्रोटीन 2 आएगी, क्लैथरिन प्रोटीन आएगी, उसके बाद में डायनामिन आएगी, उसके बाद में HSP70 ऑक्सिलिन आएगी, और उसके बाद में प्राइमरी एंडोसोम बन जाएगा ना। प्राइमरी एंडोसोम को किसके साथ फ्यूज कराओगे, लाइसोसोम के साथ में। और लाइसोसोम में से 2 वेसाइकल बनेंगी, एक तो लेट एंडोसोम और एक रिसाइकल एंडोसोम। तो लेट एंडोसोम तो सेल में बना रहेगा, रिसाइकल एंडोसोम बाहर निकल जाएगा। ये एक कॉमन प्रोसेस है ना एंडोसाइटोसिस की और एक्जोसाइटोसिस की। तो जब भी प्रतीक्षा में एक्जोसाइटोसिस करवाना होगा तो कौन से आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं सेल में, हाँ Ca+2 अभी बताया तो था, 2-3 साल पहले बताया था ना अभी तो बताया था ना जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स पढ़ रहे थे। तो जब भी हमको एक्जोसाइटोसिस करवाना होता है तो सेल के अंदर कैल्शियम+2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, है ना। देखा था ना जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाया था जब। तो ये एक कॉमन प्रोसेस थी। तो इसमें याद रखने की बात ये थी कि 3 तरह की इसमें वो पढ़े थे ना। एक तो ऐसा होता है कि जिसमें रिसेप्टर तो रिसाइकिल हो जाता है और लिगैंड डिग्रेड हो जाता है। क्या था इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, LDL का, है ना, इनटेक। दूसरा बताया था जिसमें रिसेप्टर और लिगैंड दोनों रिसाइकिल हो जाते हैं, आयरन इनटेक। तीसरा बताया था आपको जिसमें रिसेप्टर और लिगैंड क्या हो जाएंगे, दोनों डिग्रेड हो जाएंगे। तो इसका बताया था एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसमें दोनों को डिग्रेड कर दिया जाता है ना। अब आपको आगे सिग्नलिंग के लिए नया ही रिसेप्टर बनाना पड़ेगा, है ना, उसमें रिसाइकिल नहीं होता है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। उस पर तो इंपॉर्टेंट डाल लेना, जो लास्ट में लिखाई थी ना टेबल, उस पर डाल लेना ना इंपॉर्टेंट। बाकी वो इनटेक वगैरह ये नहीं आता है ना, प्रोसेस वगैरह। फिर कौन सा वाला मैंने कब भेजा, मैच करने वाला, वो तो आपने देख लिया होगा वैसे आंसर तो उसका। देखो अब ये 95 वाला है ना, ये आपका एक ही ऑप्शन से हो जाएगा ना। बाकी ट्रांसपेरेंट भी इसमें पड़ा सा है ना, एक तो ट्रांसपेरेंट आ गया इसमें, और बाकी ये एशियानोग्लाइसिन ये नया है ना, स्टीरॉयड आपके लिए नया नहीं है। देखो आपको एक चीज़ मैंने बताई है ना, शुरू से बोलता हूँ, लाइक रिजॉल्व लाइक कोई भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और कोई भी हाइड्रोफिलिक होगा वो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। तो अपने पास में जितने भी लिगैंड या हार्मोन या जो भी अपने पास में मॉलिक्यूल हैं तो उनके 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। मतलब जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं उनके रिसेप्टर तो मिलेंगे सेल के अंदर, और जो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकते तो उनके रिसेप्टर कहाँ पर रखोगे, बाहर रखने पड़ेंगे ना, मेम्ब्रेन के ऊपर रखने पड़ेंगे। तो जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं या हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो इनके रिसेप्टर आप कहाँ पर रखोगे, सेल के अंदर या बाहर, अंदर रखोगे या बाहर रखोगे सेल के अंदर रखोगे ना। तो जितने भी आपके है ना, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जितने भी ये हार्मोन हैं इनके रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे, सेल के अंदर मिलेंगे ना। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया ना कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इसके ऊपर कोटिंग होके हो रहा है, इसके ऊपर हमने स्टीरॉयड है लेकिन शुरू में इसके ऊपर कोटिंग है, और कोटिंग कैसी है, फॉस्फोलिपिड की, और उसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। तो अभी वो कोटिंग हमने हटाई नहीं है, और एक्चुअल में वो कोटिंग है ना वो भी हमने रिसेप्टर से बाइंड कराने के लिए की थी। ये क्या होता है प्रतीक्षा, ये पूरे शरीर की है ना बाट लगा देता है कोलेस्ट्रॉल, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम लेयरिंग कर देते हैं प्रोटीन वगैरह की। जैसे नाम सुना होगा आपने एपोलिपो B100,
ऐसी प्रोटीन की इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो अभी वो प्रोटीन वहाँ से ऊपर से जब तक नहीं हटेंगे तब तक वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। बाकी तो आपको बताया कि मेम्ब्रेन खुद ही मिलता है, वो कोलेस्ट्रॉल है ना, लिपिड राफ्ट वगैरह बनाता है। तो वहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहा है अंदर? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटीन की लेयरिंग है ना, इसलिए नहीं जा पा रहा। तो जितने भी आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो सब के सब कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए उनके रिसेप्टर कहाँ पर रखोगे आप? अंदर रखोगे ना। और इनका जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो स्लो मिलेगा या फास्ट मिलेगा? इनका रेस्पॉन्स फास्ट मिलेगा। एक तो ऐसा है जो पहले मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, फिर उसमें इंटरमीडिएट सिग्नलिंग चलेगी, तब जाके कोई जीन एक्टिवेट होगी। और ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाते हैं और इनमें इंटरमीडिएट सिग्नलिंग नहीं चलती, डायरेक्ट अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ऑन किया और जीन को ऑन कर देते हैं ना, ये प्रोसेस होती है। इसलिए क्या होता है, ये जो लड़कियां वगैरह होती हैं ना, उनमें क्या होता है, इनका हार्मोन का लेवल जो है फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है ना। जैसे अभी कुछ लेवल है 2 मिनट बाद में चेंज हो जाए, तो उससे क्या होता है आरती कि अभी लड़की ने आपसे आइसक्रीम मांगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी, और जब तक आप आइसक्रीम लेके आए तब तक मेरी इच्छा नहीं है खाने की अब। तो ये सब किस वजह से होता है? हार्मोन लेवल की वजह से, है ना। और दूसरा क्या होता है, दुनिया में एकमात्र प्राणी लड़की ऐसी होती है जो बिना मैसेज भेजे रिप्लाई का वेट करती है। हाँ होता है ना ऐसा। मैंने बहुत दिनों बाद आज तो चलो तो ये तो आपका है ना एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब आज पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग। देखो पहले समझो ना प्रोटीन टारगेटिंग है क्या, है ना, होता क्या है एक्चुअल में। फिर रेनू को कहाँ छोड़ के आगे मीनू? कल से आएगी। चलो है ना, प्रोटीन टारगेटिंग समझो पहले क्या होता है। देखो एक सेल के पास में प्रोटीन जो बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जितेंद्र ट्रांसलेशन तो नाम सुना होगा ना। प्रोटीन राइबोसोम से, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। किससे बनेगी? mRNA से या rRNA से? अच्छा, एक वर्ड आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो जितेंद्र ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनता है, rRNA बनता है या tRNA बनता है? ये तो मेरे को पता है, आप यही बोलोगे। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी प्रकार के RNA का बनना, चाहे वो mRNA। फिर rRNA के बनने को क्या बोलोगे? कल को rRNA बनेगा सेल के पास में, उसको क्या नाम दोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कोई सा भी RNA बने सेल के पास में, सब के सब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, चाहे वो rRNA हो, mRNA हो, tRNA हो। अब उसके बाद में होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है जो होती है ट्रांसलेशन सेल में? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म तो बहुत बड़ा है, साइटोप्लाज्म में भी कहाँ होता है? मतलब सेल में ट्रांसलेशन, जैसे आप बोलते हो कि जैसे रेप्लिकेशन ER में होता है, पक्का ना? अरे ये तो नीट बीट में पढ़ के आए होंगे आप, पक्का। ER के अंदर होता है। और ट्रांसलेशन करवाता कौन है? ट्रांसलेशन कौन करवाता है? मतलब mRNA, और राइबोसोम उसके ऊपर बाइंड करता भी तो होता है। लेकिन आज तक ER के अंदर जो है ना RNA नहीं मिला अपने को, mRNA। तो ट्रांसलेशन किसका होता है ER में? हाँ, पीयूष पढ़ के आया होगा। प्रतीक्षा, अपने को ER में mRNA नहीं मिला, तो फिर ट्रांसलेशन होता है नहीं होता ER में? होता है। उसके अंदर नहीं होता, उसके ऊपर राइबोसोम। ये तो अंदर बता रहे हैं लोग। क्या होता है? क्या जैसे मैं बोलता हूँ मैं मकान में बैठा हुआ हूँ, तो मकान के अंदर बैठा हूँ या बाहर? अंदर हो। इन्होंने बोला था कि ER में होता है, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था कि ER पर होता है या ER में होता है? ER के ऊपर होता है ना, अंदर नहीं होता। तो देखो 2 तरह की साइट है ना उसमें, अपने सेल के पास में। एक तो
ER के ऊपर जो राइबोसोम मिलता है ना, वहाँ पे मिलता है। तो ER भी दो तरह की है, कुछ ER तो ऐसी होती है जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं मिलता, और कुछ ER ऐसी होती है जहाँ पर राइबोसोम मिलता है। तो जहाँ पे राइबोसोम मिलता है तो वापस से वही, अब वो निसेल्स जैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया था ना निसेल्स ग्रेन्यूल, ऐसे ही आपको बताया कि किसी जगह पे जैसे ये तो मान लो ER है और इस जगह पे ऐसे राइबोसोम मिले हैं, तो ये बोलेंगे कि ये सतह खुरदरी हो गई है ना इसकी वजह से, तो इसका नाम ही क्या रख दिया इन्होंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER नाम रख दिया। और जिस रीजन में ये राइबोसोम नहीं मिलेंगे उसका नाम क्या रख दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER को तो इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की साइट बता दिया और SER को लिपिड सिंथेसिस की साइट बता दिया, ये तो आपको पता है पहले से ही। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन बनती कहाँ कहाँ पर है सेल में, ट्रांसलेशन कहाँ कहाँ पर होता है, क्या ओनली यहीं पे होता है ER के ऊपर ही? और प्रोटीन टारगेटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रोटीन टारगेटिंग में ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसलेशन हर जगह पर नहीं होता सेल में, किसी पर्टिकुलर साइट पर ही होता है। तो वहाँ से बनने के बाद में प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, जैसे खुद ER के पास में प्रोटीन मिलती है ना ER के पास में, क्या न्यूक्लियस में प्रोटीन मिलती है, न्यूक्लियस में मिलती है। क्या गोल्जी बॉडी मिलती है, प्रोटीन मिलती है। पेरोक्सिसोम में भी मिलती है। लाइसोसोम में, एंजाइम में वो भी तो प्रोटीन ही है, लाइसोम मिलती है। क्या सेल मेम्ब्रेन में मिलती है ना, बहुत सारे रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन ही है। और प्रतीक्षा ECF में मिलेगी या नहीं मिलेगी प्रोटीन, ECF में भी मिलती है। जबकि प्रोटीन क्या ECF में बनती है, नहीं बनती, और प्रोटीन फिर भी ECF में मिलती है अपने को। इसका मतलब जहाँ से वो बनी होगी वहाँ से चल के आई होगी। और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे क्रेटिन प्रोटीन है मान लो, अगर वो सेल के बाहर मिल रही है तो हर बार बनने के बाद वो बाहर ही क्यों आती है, मतलब अपना रास्ता क्यों नहीं भटकती। जैसे आपको ये तो पता होगा ना कि मॉलिक्यूल्स की आइज नहीं होती है ना, अपनी तो आँखें होती हैं, तो अपने को रास्ता पता है ना कि 1 नंबर कहाँ पे है, 2 नंबर कहाँ पे है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आइज नहीं होती, तो उनको दिखाई नहीं देता। फिर भी कोई प्रोटीन अगर न्यूक्लियस में जाती है तो हर बार बनने के बाद वो कहाँ पर जाती है, न्यूक्लियस में जाती है, मतलब अपना रास्ता नहीं भटकती वो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है प्रतीक्षा, क्या है इसमें? वहाँ पर रेड बत्ती और ग्रीन बत्ती भी नहीं होती फिर कैसे जाएगी पीयूष? मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि प्रोटीन 2 ही जगह पे बनती है सेल में। देखो अपने 2 तरह के वो होते हैं ना इसके, प्रोटीन टारगेटिंग में पहले तो ये समझो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन अपनी साइट पे बनेगी और बनने से लेके अपने डेस्टिनेशन तक जो पूरी जानने की प्रोसेस है उसको क्या बोला है हमने, प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग बोला है। कि कोई भी प्रोटीन अपनी स्पेशल साइट पर ही कैसे पहुँच पाती है बनने के बाद में, तो उस पूरी प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, प्रोटीन टारगेटिंग रहेगा। अब प्रोटीन टारगेटिंग में आपको बताना ये है कि ये एक्चुअल में पॉसिबल हो कैसे पाता है। मतलब हर बार कोई प्रोटीन एक जगह पे पहुंच रही तो कितनी बार उसको 100 बार बनवाओ सेल में, लेकिन 100 बार भी कहाँ पहुंचेगी वो। अगर कोई प्रोटीन पेरोक्सिसोम की है, जैसे कोई एंजाइम है वो लाइसोसोम के अंदर मिलता है, तो वो सेल में जितनी भी बार बनेगा वो बनने के बाद में कहाँ पहुँचेगा, लाइसोसोम में पहुँचेगा। वो दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास में क्यों नहीं पहुँचता, ये मतलब एक स्पेशल बात होगी ना सेल के लिए। और इस मतलब ऐसा भी नहीं कि सेल का कोई बहुत बड़ा साइज हो या उसमें उसको कोई जैसे सिग्नल देने के लिए बैठा हो कि तेरे को इधर जाना है या इधर जाना है, ऐसा होता है कि सेल में नहीं होता। फिर भी कोई एंजाइम या प्रोटीन जो है अपनी स्पेशल साइट के पास में ही पहुंच जाता है। ज्योति कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल? तो हम वही बात ज्योति, हमको थोड़ी जाना होता है वो तो ज्योति हमको थोड़ी जाना होता है, वो तो बस वाला अपने आप लेके जाता है जैसे ही 2 नंबर, जैसे ही 14 नंबर आ जाता है वो आवाज़ लगा देता है आ गया 14 नंबर तो देखो ये एक स्पेशल मैकेनिज्म से होगा, उस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे ना। तो किसी भी प्रोटीन का जो सॉर्टिंग है या टारगेटिंग है या ट्रांसलोकेशन है वो 2 तरीके से होता है। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कम्प्लीटली बन जाती हैं ना, कम्प्लीटली बनने के बाद में उनका ट्रांसलोकेशन स्टार्ट होता है। अब उनका मतलब शिपिंग या पैकिंग की जाती है कि अब इनको कहाँ पर भेजना है, जैसे फ्लिपकार्ट वाले भेजते हैं ना शिपिंग वगैरह करके। तो ऐसे ही कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो कम्प्लीटली बन जाएंगी सेल में, बनने के बाद अब डिसाइड किया जाएगा कि इनको कहाँ पर जाना है। तो ऐसे ट्रांसलोकेशन को क्या बोलते हैं हम, PTT, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, कोई प्रोटीन कम्प्लीटली बन जाएगी, बनने के बाद में उसको शिपिंग के लिए भेजा जाएगा, है ना। दूसरे टाइप की ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनमें प्रोटीन अभी कंप्लीट बन भी नहीं पाई है, अभी बनने की शुरुआत हुई है, ट्रांसलेशन अभी चल ही रहा है,
और ट्रांसलेशन के साथ साथ में उनकी शिपिंग भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं CTT, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गई बात। तो अब पहले आप हेडिंग डालोगे प्रोटीन टारगेटिंग, फिर लिखोगे इसकी डेफिनेशन। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया प्रोटीन टारगेटिंग है क्या, इसका मतलब क्या है? प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग। काजल, इस शॉर्ट का मतलब छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा ही होता है ना। इसका मतलब ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। इसका मतलब होता है छटनी करना, है ना, स्क्रूटनी करते हैं ना एक तरह से। वो SHORT होता है। चलो, घर जाके आपने याद किया था फिर वो नर्व इम्पल्स किया था? ईमानदारी से बताओ किसने किया हो? ज़्यादा टाइम लगा आपको? लगना तो नहीं चाहिए था वैसे। लग गया ज़्यादा? कितना टाइम लगा था घर जाके? 10 मिनट से ज़्यादा लगा। चलो लिखो इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इट्स ट्रांसलेशन साइट टू, फ्रॉम इट्स ट्रांसलेशन साइट टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम इट्स ट्रांसलेशन साइट टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को गंतव्य बोलते हैं, मंजिल या गंतव्य। ये किसने बताया? डेस्ट्रक्शन तो होता भी है, पर पीयूष की डिक्शनरी में कुछ भी हो सकता है। हिंदी मीडियम से है ना वो, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये शोध वालों ने नहीं पढ़ा है, तो इसकी मनगढ़ंत बातें हैं। चलो समझ में आ गया। प्रोटीन टारगेटिंग क्या है? प्रोटीन का अपने प्रोटीन ट्रांसलेशन की साइट से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोला है? प्रोटीन टारगेटिंग बोला है। प्रोटीन टारगेटिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? CTT और दूसरी PTT। CTT का पूरा नाम क्या बताया? को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट। और PTT का मतलब क्या बताया? को और पोस्ट, 2 तरीके का ट्रांसलेशन होता है इसका, है ना। देखो जो भी नए लोग आया करें वो आगे बैठा करो क्लास में, ये पीछे वाली जगह सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व कर रखी है ना पहले से ही। तो CTT PTT का मतलब समझ में आ गया। इसमें क्या होगा? इसमें प्रोटीन के बनने के साथ साथ उसकी शिपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी ना, कि इसको कहाँ पर भेजना है। और PTT में क्या होगा? प्रोटीन कम्प्लीटली बन जाएगी, उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो जो PTT होता है ये मेनली आपका 4 सेल ऑर्गेनल में मिलता है। अच्छा, ये मेरे को बताना पड़ेगा कि प्रोटीन कैसे क्या बनती है। देखो ये तो एक सेल होगी आपके पास में, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? DNA मिलेगा। DNA का क्या होगा?
ट्रांसक्रिप्शन होगा। कौन सा आरएनए बनेगा? कोई सा भी बन सकता है, लेकिन अभी प्रोटीन बना रहे हैं तो कौन सा बनाना है? mRNA बनाना है। तो ये mRNA बन गया है ना। अब इसको ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे बाहर। ये हम यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं या प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो न्यूक्लियस होता ही नहीं उन्हें प्रोकैरियोट्स में। तो इसका जो भी है ना 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग और पॉली ए टेल वगैरह जो भी लगाना था वो सब लगा दिया आपने इस पर। अब इसको हमने कहाँ पे भेज दिया? बाहर। जैसे ये आपको पता है ना, यहाँ पे ये कौन सा सेल ऑर्गेनल है? ये होता है ER। तो अभी हम क्या करते हैं, इस mRNA को बाहर निकाल के ले आए और अब इसका क्या कराना है? ट्रांसलेशन कराना है। तो ट्रांसलेशन कराने के लिए क्या होता है, जैसे सपोज करो ये ER की मेम्ब्रेन है, इस ER की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन मिलता है? राइबोसोम। क्या ER की मेम्ब्रेन के ऊपर ही मिलते हैं राइबोसोम या और कहीं भी मिल सकते हैं? और कहीं भी मिल सकते हैं ना। राइबोसोम जैसे फ्री फॉर्म में भी मिलता है, ये भी क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल सकता है? पेरोक्सीसोम के अंदर? पेरोक्सोम में क्या करेगा, है ना राइबोसोम। तो ये तो हो गए मेम्ब्रेन बाउंड और ये फ्री वाले हो गए। तो प्रतीक्षा जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ पर होता है? ट्रांसलेशन सेल में 2 जगह पे होता है ना। एक तो प्राइमरी साइट है कौन सी? ER की मेम्ब्रेन पे बाउंड जो राइबोसोम मिलते हैं वो करते हैं ट्रांसलेशन। दूसरा जो फ्री राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो कहीं भी कर सकते हैं ना, पूरे साइटोप्लाज्म में। तो समझ में आ गया ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? प्राइमरी तो होगा ER की मेम्ब्रेन पे बाउंड जो राइबोसोम है उनके द्वारा, जिसको RER बोला है हमने। और दूसरा कहाँ पर हो सकता है? साइटोप्लाज्म में जो फ्री राइबोसोम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो 2 साइट होगी ना ट्रांसलेशन की। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल कौन कौन से अपने पास में। ये तो हो गया कौन सा? ER। और कौन सा होता है अपने पास में? जैसे इससे सटा हुआ होता है गोल्जी बॉडी, और इसके नीचे मिलता है कौन सा सेल ऑर्गेनल? लाइसोसोम। लाइसोसोम भी तो मिलता है ना। और ये था गोल्जी। इसके बाद में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा छोटा सा। और कौन सा मिल सकता है? अगर ये प्लांट सेल है तो क्या मिल सकता है? क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है। ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। और क्या मिल सकता है? पेरोक्सीसोम मिल सकता है। ये हो गया पेरोक्सीसोम। और कौन सा सेल ऑर्गेनल मिल सकता है? और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। और बाकी आपको पता है ना वैक्यूल्स वगैरह ये सब रहते ही हैं। तो कुल मिला के एक ECF भी तो होता है ना सेल के बाहर, और ये खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये बाहर ECF हो गया। तो देखो प्रोटीन बनने के बाद में कहाँ कहाँ पर जा सकती है। ये तो 4 प्राइमरी सेल ऑर्गेनल हो गए ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम। बाकी इसको हम पूरे को गर्ल सिस्टम बोलते हैं, बताए ना, इसको गर्ल सिस्टम बोलते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी, ER और लाइसोसोम आते हैं। ये वाली गर्ल बोलते हैं ना, GERL। यहाँ पे G का मतलब गोल्जी बॉडी, ER और लाइसोसोम, ये तीनों सेल ऑर्गेनल आते हैं किसमें? गर्ल सिस्टम का पार्ट माना जाता है इनको। तो अपने पास में 4 तो प्राइमरी ऑर्गेनल हो गए ना, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और न्यूक्लियस। या तो यहाँ पे हम प्रोटीन को भेज सकते हैं, या फिर अपने पास में ER है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, या वेसाइकल्स भी होती हैं, या फिर मेम्ब्रेन हो गई, या फिर मेम्ब्रेन से बाहर भी भेज सकते हैं। तो इतनी सारी अपने पास में साइट हो गई प्रोटीन को भेजने की। तो अपने पास में जो 4 मैंने मेन ऑर्गेनल बताए ना, कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम। इनमें जो प्रोटीन जाती है वो कौन से उसके थ्रू जाएगी? CTT के थ्रू या PTT के थ्रू? इनमें अगर कोई भी प्रोटीन भेजनी होगी तो पहले उस प्रोटीन को कम्प्लीटली बनाया जाता है और बनाने के बाद में तब उसकी शिपिंग की जाती है। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और न्यूक्लियस। इसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल है उसमें जो प्रोटीन जाएगी वो CTT के थ्रू जाएगी या PTT के थ्रू? CTT के थ्रू, है ना। तो इसमें PTT में आप क्या लिखोगे? प्रोटीन
completely translate then translocation स्टार्ट, मतलब प्रोटीन कंप्लीटली बन जाएगी तब जाके उसका ट्रांसलोकेशन स्टार्ट होगा। तो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल में मिलेगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियस बच गया। बाकी कहीं भी प्रोटीन को आप भेजोगे तो किसके थ्रू भेजोगे? सीटीटी के थ्रू। तो इस सीटीटी में क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल बताओ इसमें क्या क्या लिखे जाएंगे अब? सबसे पहले प्रोटीन जाएगी ईआर में, ईआर के बाद में जाएगी गोल्जी और बेसाइकिल लिख दूँ यहाँ पे, और लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईसीएफ। कहीं भी प्रोटीन को जाना हो किसके थ्रू भेजेंगे? उसको सीटीटी के थ्रू भेजेंगे। तो ये डायग्राम बना लो अब। पीयूष हिमानी को क्या हो गया? सही नहीं हुई अभी? ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे 95 नंबर वाला जो था, स्टीरॉयड को इंट्रासेलुलर से मिला लेना, और बाकी वो आपने पढ़ाई है ना, कौन सा है? ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर। क्या? उनकी वीडियो देखो, क्या है कि 1-2 दिन में वो माइक आ जाएगा, ये कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रहा सही से। आज आ जाएगा तो आज बना दूंगा, नहीं तो कल आ जाएगा। उसके लिए तो स्टूडियो बनवा रहा हूँ मैं पूरी। कौन से? ये इकोलॉजी वाले, वो तो आएगी होंगे सारे आपसे।
बना लिया खुशबू? काजल बना लिया? तो देखो कुछ ना कुछ तो होता होगा, जैसे इसमें कि कोई प्रोटीन अगर पेरोक्सिसोम की है तो वो हर बार पेरोक्सिसोम में ही पहुंचती है ना, इधर उधर दूसरे ऑर्गेनल में नहीं भटकती वो। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना साहब। तो क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट था उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। जैसे साइंटिस्ट था गुंथर नाम का एक साइंटिस्ट था ना, गुंथर, और इसका एक भाईबंधु था ब्लोवेल नाम से, याद नहीं रखना है, साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा है ना। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्चुअल में क्या था कि कोई प्रोटीन थी, ये प्रोटीन बनने के बाद में कहाँ पे जाती थी? माइटोकॉन्ड्रिया में जाती। एक प्रोटीन थी जो कहाँ पे जाती थी बनने के बाद में? पेरोक्सिसोम में। ये है पेरोक्सिसोम। ये हो गया न्यूक्लियस। तो प्रतीक्षा इसने क्या किया देखो, जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में जानी थी, जैसे उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया, दोनों ही आपको पता है ना पीटीटी होता है दोनों का। तो दोनों प्रोटीन बनने के बाद में अब ये शिपिंग के लिए जानी थी, उससे पहले इसने दोनों को रोक लिया। और इसने क्या किया, ये जो प्रोटीन थी माइटोकॉन्ड्रिया वाली और ये प्रोटीन है पेरोक्सिसोम वाली, वैसे तो ये कहाँ पे पहुँचेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे पहुँचेगी? पेरोक्सिसोम में। अब आपको पता है ना, किसी जैसे डीएनए के 2 एंड होते हैं ना, 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे ही कोई भी प्रोटीन है उसके भी कितने एंड होते हैं? 2 एंड होते हैं। एक तो होता है एन टर्मिनल, दूसरा होता है सी टर्मिनल। तो जो अपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको तो एन टर्मिनल, इधर वाले को सी टर्मिनल। ऐसे ही इसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब इसने क्या किया, इन दोनों प्रोटीन को लेके इन दोनों को कट किया है ना, इसको जैसे यहाँ से कट किया इसके एन टर्मिनल को, और इसके भी यहाँ से इसको कट कर दिया। तो एक काइमेरिक प्रोटीन है, हाइब्रिड प्रोटीन बनाई। ये एन टर्मिनल तो किसका लिया है इसने? माइटोकॉन्ड्रिया का। और सी टर्मिनल किसका लिया है? पेरोक्सिसोम का। तो ये तो हो गया इतना माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हो गया पेरोक्सिसोम का। अब इस प्रोटीन को कहाँ पर जाना चाहिए आपको कैसे पता? ये तो उसको भी नहीं पता कहाँ जाएगी। वो तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये प्रोटीन अब कहाँ पे जानी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा जो प्रोटीन को गाइड करके जाता है। कि अब ये देखना चाह रहा था कि वो सिग्नल खुद प्रोटीन के अंदर ही होता है ऐसा, या कोई उसको बाहर से गाइड करके जाता है। तो उसने क्या किया, इसका एन टर्मिनल ले लिया, इसका सी टर्मिनल ले लिया। फिर काइमेरिक जो प्रोटीन थी उसको छोड़ दिया रन कराने के लिए कि अब ये अपनी मर्जी से कौन से सेल ऑर्गेनल में जाएगी। तो ये कौन से सेल ऑर्गेनल में पहुँची? ये कहाँ पे पहुँच गई? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच गई। फिर उसने इसका जस्ट रिवर्स एक्सपेरिमेंट भी किया। मतलब इस बार इसने पेरोक्सिसोम का तो लिया एन टर्मिनल और इसका लिया सी टर्मिनल। फिर उसने प्रोटीन को छोड़ दिया ऐसे ही। तो प्रोटीन कहाँ पर पहुँची? पेरोक्सिसोम में। तो फिर इसको पता लगा कि प्रोटीन को जो गाइड करने के लिए सीक्वेंस होता है वो खुद प्रोटीन के पास में ही है, और वो नॉर्मली किस साइड में मिलता है? एन टर्मिनल साइड में मिलता है। तो ये सबसे पहले गुंथर और ब्लोवेल ने इसके बारे में बताया। तो ये एक्सपेरिमेंट आप छाप लो ना, जल्दी से छाप लेना है, एग्जाम में नहीं आएगा ना ये।
फिर भी छाप लेना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला इसके एक्सपेरिमेंट से? तो प्रोटीन को कहाँ पर जाना है ये खुद प्रोटीन डिसाइड करेगी या कोई बाहर वाला डिसाइड करेगा? खुद प्रोटीन डिसाइड करेगी, उसके ऊपर जो सीक्वेंस होगा ना, सिग्नल सीक्वेंस। प्रियंका समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट ये? प्रियंका तो शुरू से इंटेलिजेंट है वैसे, ये वाली प्रियंका। शुरू से ही सपना को समझ में आया नहीं आया? ये आ गया? सपना को तो आ गया। अब तो सपना को इंग्लिश भी समझ में आने लग गई है सपना? निष्कर्ष समझ में आया इसका एक्सपेरिमेंट का? इससे क्या प्रूव हुआ कि प्रोटीन को कहाँ पर जाना है ये बताने के लिए जो सीक्वेंस